तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो 7th फेज टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भाई रोज़ एक एक दिन कर नया नया ड्रामा शुरू हो रहा है, नया नया नोटिस आ रहा है, नई नई बातें आ रही है निकल निकल कर। ठीक है, कल का जो न्यूज़ है उसमें क्या बताया गया है? कल की न्यूज़ जो बताया गया है कि अब जो है आपका जीके जीएस का जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। जीके जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये ऐसे भी पहले से भी तय था, मैं बार बार पहले से भी बोल रहा था कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाली है इसकी। ज़ाहिर सी बात है कि जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा तो उसको जीके जीएस में ज़्यादा पकड़ है। ठीक है, तो वो जीके जीएस ज़्यादा देगा ही। जैसे कि आपका जो प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जीके जीएस ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इस बार भी क्लियर कर दिया गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी रहे लेकिन जीके जीएस जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चाहे वो 1 to 5 हो या आपका 9 to 12 यानी प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक का सभी में जीके जीएस का पर्सन जो है ज़्यादा होगा। अब रहे कि 1 to 5 में थोड़ा-सा लो लेवल का रहेगा और हाई स्कूल में थोड़ा-सा लेवल ज़्यादा रहेगा। थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब भले ही बोलता है लोग कि थोड़ा-सा जैसे शिक्षा मंत्री बार-बार बोलते हैं कि जो आप किताबों में से पढ़े वही चीज़ें रहेगा। भाई किताब में से जो पढ़े वही चीज़ें रहेगा, तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन भाई किताब में का ही रहता है ना, ऐसे तो बनता नहीं है। है ना? वो बार-बार बोल रहे हैं जो आप पढ़े हैं उसी चीज़ पूछेंगे। अरे भाई, तो तुम खुद पढ़ के देख लो ना, तब समझ आएगा भाई किताब में से क्या-क्या चीज़ें रहती है। ठीक है? तो मंत्री लोग का या जिसका भी है उनको कहना है, जैसे भी कहेंगे आप सभी को अपना जो है तैयारी करते रहना है जैसी भी हो सके। ठीक है, तो इससे संदर्भ में हम जो वीडियो जो है लगातार डाल रहे हैं, आप सभी अगर लगातार इस चैनल से जुड़े होंगे तो देख रहे होंगे कि बिहार का जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें कराया जा रहा है और बहुत सारे टीचरों का मानना है कि बिहार से जो क्वेश्चन है कम रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, उसमें बिहार का क्वेश्चन भाई आपका क्वेश्चन रहना ही है, चाहे 10 क्वेश्चन रहे, चाहे 20 क्वेश्चन रहे, 100% बिहार का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग उसी संदर्भ में धीरे धीरे करके एक एक करके क्लास ला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग सौर मंडल के बारे में, या खगोल विज्ञान जिसको कहा जाता है, ब्रह्मांड अध्ययन भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो नोट्स हम आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये नोट्स जो है खान सर का नोट्स है। ठीक है, और ये नोट्स जो है हैंड राइटिंग नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। ये नोट्स जल्दी मिलता भी नहीं, कहीं भी आपको मिलेगा भी नहीं। ये नोट्स जो है बहुत ही बेहतरीन और खान सर के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया है। ठीक है, ये नोट्स है, खान सर का नोट्स है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। इस नोट्स में क्या किया गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसमें बेहतरीन तरीका से लिखा गया है, समझाया गया है। ठीक है, उसको एक एक करके समझेंगे कि आखिर इस नोट्स में क्या खासियत और क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे लिखा गया है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ठीक है, तो दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? ब्रह्मांड करता है। यानी आपको आसमान में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, अगर वो आकाशीय पिंड है तो वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका चांद दिख रहा है या ग्रह है या आपका तारा पड़े हुए हैं, जितने भी है आकाश गंगा, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं? तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो यह तारों का समूह है, इसकी संख्या 100 अरब है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। और सबसे निकटतम आकाशगंगा क्या नाम है? देवयानी है। उसके बाद देखो, कहने का मतलब क्या है कि आसमान में जितने भी ये तारे दिख रहे हैं, असंख्य तारों, यानी कि लगभग 100 अरब जो दिया, इसका मतलब होता है असंख्य तारों, यानी बहुत सारे तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। अब रह गई आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? यानी हमारी जो आकाशगंगा, यानी ऐसे जो ग्रुप बना हुआ है तारों का, उसमें हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? तो मंदाकिनी। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ मंदाकिनी। क्या लिखा हुआ है? मंदाकिनी। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि हमारी आकाशगंगा के अलावा दूसरी जो आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से नजदीक है, उस आकाशगंगा क्या नाम है? तो देवयानी। दो गो नाम याद रखना, मंदाकिनी और देवयानी। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी और दूसरी आकाशगंगा क्या नाम है? देवयानी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो आगे लिखा हुआ है कि तारों का औसत जीवन काल जो होता है कितना दिन होता है? तो 100 अरब होता है, ना 100 अरब वर्ष होता है। यानी कि 100 अरब वर्ष ये तारों का जीवन काल होता है। और ये सूरज जो है ना, ये भी तारा है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि सूरज भी हमारा जो है क्या है? एक तारा है। ठीक है, और इसका जो एज कितना है? तो 5 अरब वर्ष चल गया है। और ये 5 अरब वर्ष और बाकी है। सॉरी, ऊपर मैंने 100 अरब बोल दिया, इसको 10 अरब है। कितना है? 10 अरब वर्ष होता है एक तारे का एज। स्टार का एज कितना होता है? तो 10 अरब वर्ष होता है। और हमारा जो सूरज जो है ना, 5 अरब वर्ष उसका जीवन काल चल गया है और 5 अरब वर्ष शेष बचा हुआ है। यानी कि लगभग लगभग मान के चलो कि इसका अपना आधा उम्र जो है सूरज बिता चुका है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? तारा। तारे के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है? इसके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है। ठीक है, क्या होता है? तारों के पास क्या होता है? अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है। देख सकते हैं, तारों के पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है। ईंधन के रूप में क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है। देखो,
इस अभिक्रिया को बोलते हैं संलयन अभिक्रिया। जो तारा जो है ना चमकता है ना, वो चमकते रहता है, टिमटिमाते रहता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हाइड्रोजन जो है ना हीलियम में बदलते रहता है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में। दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते रहते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है संलयन अभिक्रिया। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि तारों या सूरज की जो रोशनी जो है, ऊर्जा जो है, किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो संलयन अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये तारों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो निहारिका जिसको बोलते हैं नेबुला, निहारिका, ये गैसों का गोला होता है निहारिका। इस गैस का गोला धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाता है? तारों में कन्वर्ट होता है। अब ये तारे जो है धीरे धीरे किस में बदलते हैं? तारे जो है लगभग अपना जब एज पूरा कर देते हैं तब ये लाल दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में? लाल दानों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये लाल दानों का दो प्रक्रिया है, दो तरह की प्रक्रिया है बदलने का। एक प्रक्रिया है कि ये या तो आपका श्वेत वामन बनेगा और इसका लाल वामन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रक्रिया है कि अगर ये बड़ा होगा तो क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा, या न्यूट्रॉन बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। याद रखना, छोटा बड़ा कैसे करते हैं? तो 1.44, ठीक है, इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है, आगे आएगा धीरे धीरे समझेगा। ठीक है, जब ये तारा जो है धीरे धीरे अपने एज के बाद ये खत्म होता है, यानी अपनी एज को पूरा करता है, जब अपनी एज पूरा कर, यानी कि लगभग 10 वर्ष जो था, यानी 10 अरब वर्ष जो था, 10 अरब वर्ष जब पूरा कर लेता है तो किस में बदल जाता है? लाल दानों में बदल जाता है। ये लाल दानों किस में बदलता है? तो श्वेत वामन में। उसके बाद काला वामन बदल के खत्म हो जाता है। अगर ये तारा बड़ा हो जाता है, यानी मरते समय ये बड़ा हो जाता है, तो ये क्या बदलता है? अभिनव तारा में। इस अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखने से क्या कहा जाता है? विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, निहारिका का मतलब क्या होता है? गैसों को गोला क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। लाल दानव ईंधन यानी समाप्त हो रहा है, यानी कि मरने का कगार पे है तारा, तो इसको लाल दानव बोलेंगे। श्वेत वामन किसे बोलेंगे? यानी इसका जीवाश्म तारा, यानी अब उसका जीवाश्म बच गया। काला वामन किसे बोलेंगे? मृत तारा, यानी मर चुका है। अभिनव तारा मतलब विस्फोटक तारा, यानी ब्लास्ट होने वाला। ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल का घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उच्च घनत्व वाले को क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। देखो, घनत्व मतलब होता है कोई चीज़ कितना घना है। तो जब तारा जो होता है ना ब्लास्ट होते समय है ना बहुत ज़्यादा घना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है ब्लैक होल, यानी बहुत ज़्यादा उसका डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, आगे जो हमने बोला कि क्या होता है कि 1.1 जो डिसाइड कर रहा है कि बड़ा होगा कि तारा छोटा होगा, माने 1.44 से बड़ा हो जाएगा या 1.44 से छोटा, लगभग मतलब 1.5 गुना से बड़ा होगा तारा या 1.5 गुना से छोटा होगा। इस 1.5 गुना को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1.5 गुना को चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। अब ये तारे का जो रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग जो होता है उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका तारा का भविष्य बताता है। ठीक है, उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला जो लिखा हुआ है ना, तारों का भविष्य, तो उसके द्रव्यमान तथा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। माने तारे का भविष्य जो है वो आगे चल के क्या बोलेगा? ब्लैक होल बनेगा, या न्यूट्रॉन बनेगा, या अल्सर बनेगा, पल्सर बनेगा, जो उसमें अलग अलग जो नामें दिया था, काला दानव, काला वामन, श्वेत वामन, क्या बनेगा ये किस पर निर्भर करता है? तो ये चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है? 1.44 से अगर बड़ा हुआ तो दूसरा बन जाएगा, और छोटा हुआ तो दूसरा कुछ बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि ऊपर आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि वाइट होल होता है, ये प्रकाश उत्पत्ति का स्रोत होता है। अब ये तारों का कलर दिया हुआ है। ठीक है, ये तारों का कलर दिया हुआ है कि कौन से तारे का कलर जो है किस तरह का होता है और क्या कारण होता है तारों का कलर का। अभी जैसे मैंने बताया कि तारों का जो कलर होता है उसको ताप को दर्शाता है। जैसे लाल तारा है, अगर तारे का कलर लाल होने जा रहा है तो उसकी जो रोशनी जो है निम्न होती गई है। ठीक है, अगर सफ़ेद है तो रोशनी जो उसका मीडियम है, और नीला है तो यानी कि मैंने एकदम ताज़ा तारा है, उच्च ताप है। कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग पढ़े कि 10 कितना ईयर होता है? 10 अरब वर्ष होता है किसी भी तारे का एज। तो अभी अभी मान के चलो कि तारा जो है पैदा हुआ है या उसका यंग एज में है, तो उसकी जो लाइट जो होगी किस कलर की होगी? नीले कलर की होगी। धीरे धीरे जब बुढ़ाने लगेगा तो सफ़ेद कलर का हो जाएगा। ठीक है, और लाल हो जाएगा तब कस के बुढ़ाएगा, यानी अब खत्म होने के करीब में आ गया। ठीक है, जब काला हो जाएगा तो यानी मर गया। ठीक है, ये था तारों का कलर का किस तरह का है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो ये लगभग अब तारों का कलर खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है उसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। याद रखिए, इसको मैंने बजाबते एक वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाइएगा। देखो, जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस टॉपिक को बजाबते बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। जो बच्चे नहीं देखेंगे प्ले लिस्ट में जाइएगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी करके प्ले लिस्ट सब बना हुआ है। उसमें जो भी वीडियो देखना है आप करके वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें क्लियर रूप
रूप से नहीं समझ आ रही है, फिर से उसका वीडियो बनाया जाएगा, फिर से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बिग बैंग सिद्धांत कहा था, इस किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंतरे। देखो ये एक पादरी थे, अमेरिकन पादरी थे, ठीक है। ये पादरी के साथ साथ ये एक खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये खगोल वैज्ञानिक जो थे ना, पादरी किसे कहा जाता है, देखो क्रिश्चियन में जो हेड होते हैं मतलब धर्म के, उसको पादरी कहा जाता है। जैसे मुस्लिम में मौलवी हो गया, हिंदू में जो साधु बाबा लोग हो गए, उसी तरह क्या बोलते हैं इसको, क्रिश्चियन में पादरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पादरी जो थे ना, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतरे। ये जॉर्ज लेमेंतरे ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कहा गया कि ब्रह्मांड की हमारी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब ये तारामंडल, तारामंडल किसे कहते हैं, तो सूरज से दूरी पर तारों का समूह जिसकी संख्या 89 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान के चलते हैं कि हमारा ये सूरज हो गया, ठीक है। अब इस सूरज के ऊपर जो तारे का ग्रुप है, यानी मान के चलो कि ये हमारा तारे का ग्रुप है, ठीक है। अगर ये तारे के ग्रुप जो है 89 तारे का ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे हम लोग तारामंडल। और 27 को तारा का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे नक्षत्र। याद रखना, 89 तारा का ग्रुप तारामंडल है ना, और 27 को तारे के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। याद रखना, नक्षत्र यानी 27 को तारा, और तारामंडल मतलब 89 को तारा। ये सब सूरज के आसपास के जो तारों का ग्रुप है उसको कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या क्या स्टेटमेंट कुछ है। टालमी के अनुसार क्या था, उसने टालमी ने कहा था कि जो सूरज जो है ना, हमारा जो सूरज है, ये सूरज जो है ना, ये चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ठीक है। ये मैंने उल्टे बोल दिया था, ये नहीं बोला था कि पृथ्वी चक्कर लगाता है, ये कह रहा का सूरज चक्कर लगाता है। यानी टालमी जो है बात को टाल दिया था किसी तरह का होके, ठीक है। उसके बाद अगला कौन बोला, कोपरनिकस ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का, ना कि सूरज ही चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद केपलर है, केपलर ने क्या किया था, केपलर ग्रहों की गति की खोज कर दिया। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ग्रहों की गति की खोज किसने की है, तो केपलर ने किया, ठीक है। उसके बाद हव्वल आया, हव्वल ने ब्रह्मांड की जानकारी दे दिया। उसके बाद अरस्तु आता है, और पाइथागोरस जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है पाइथागोरस को, ठीक है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये दोनों आए, अरस्तु और पाइथागोरस। इसने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है, भैया क्या है, पृथ्वी गोल है। उसके बाद आता है गैलीलियो। गैलीलियो क्या करता है, दूरबीन का आविष्कार कर देता है ना, दूरबीन की खोज कर देता है गैलीलियो। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। अब ये गैलीलियो आता है और कहता है कि देख बबुआ, सब कोई देख लो कि हमारा जो पृथ्वी है कैसन है, गोल है, चपटा है, कैसन है। तो ये गैलीलियो ने क्या किया, अपना दूरबीन से दिखा दिया सारे लोगों को कि पृथ्वी जो है गोल है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। जब सूरज जो है ना, देखो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रह जो है सूरज की चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या करता है, ग्रह जो है अपना सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन सूरज भी है किसी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाया भाई, सूरज, तो सूरज आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है, तो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। और ये चक्कर कितना दिन पूरा करता है, तो 25 करोड़ वर्ष लग जाता है इसको पूरा करने में। भाई कितना साल लग जाता है, तो 25 करोड़ वर्ष लग जाता है इसको पूरा करना में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्पीड से चलता है, तो 250 किलोमीटर का स्पीड से चलता है। वो 250 किलोमीटर कितना है, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर सूरज चलता है, तब वो उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है पूरा करने में। किसको, आकाश गंगा को पूरा करने में इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं, यानी सूरज का एक चक्कर पूरा करना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब खगोल इकाई किसे कहते हैं, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, तब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, उसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। अब ये क्या होता है ना, देखो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या है, सूरज है, ठीक है। यहाँ पर सूरज है, देख सकते हैं, ये हमारा हो गया सूरज, ठीक है। ये हमारा सूरज बाबा हो गया। अब देखेंगे क्या है ना, ये जब ये पृथ्वी हमारी जब परिक्रमा करती है, यानी हमारी जो ये पृथ्वी है, यहाँ भी पृथ्वी देख सकते हैं, जब ये परिक्रमा ऐसे करता है ना, तो एक समय ये सूरज के नज़दीक आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा, और एक समय सूरज के बहुत दूर चल जा रहा है। तो याद रखना, जब दूर जाएगा तो इसको बोलेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे, अपसौर। क्या लिखेंगे यहाँ पर देख सकते, अपसौर। और जब नजदीक आएगा तो उसको बोलेंगे उपसौर, ठीक है। याद रखिएगा, जब ये दूर जाएगा तो उसको बोलेंगे अपसौर, और नजदीक आएगा तो उपसौर। देखो कहने का मतलब कि दूरी जब छोटा होगी तो उपसौर, दूरी जब बड़ा हो जाएगी तो अपसौर। अब इसको पकड़ेंगे कैसे, तो देखो ऊ छोटा है कि नहीं छोटा है, और अ बड़ा है कि नहीं बड़ा है। देखो ऊ से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो जो बड़ा दूरी होगा यानी दूरी ज़्यादा होगा तो उसको अपसर बोलेंगे, और जो दूरी कम होगा उसको उपसर बोलेंगे। अब डेट भी कभी पूछ देता है कि उपसर की स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी। अपसर की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई। ये क्यों होता है और ये डेट कैसे याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो डेट याद करने का तरीका क्या है, ऊ छोटा है कि नहीं छोटा है, और ऊ जो है 3 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 3 जनवरी को क्या होता है, उपसर होता है। और 4 जो है बड़ा है कि नहीं बड़ा है, अब 4 जो है बड़ा है यानी 3 से बड़ा है 4, तो 4 को क्या होगा, अपसर होगा। सारी चीज़ें यहीं पे दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा।
अब कोई कोई पूछता है कि जनवरी पहले होगा, मैंने 3 जनवरी कि 4 जुलाई, कि 4 जुलाई कि 3 जनवरी, मैंने इस जनवरी और जुलाई में भी कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। तो भाई ये बताओ, पहले जनवरी आता है कि पहले जुलाई आता है? तो पहले आता है जनवरी, ठीक है, बाद में आता है जुलाई, ठीक है। अब पहले आता है 3, बाद में आता है 4। पहले आपका ऊ होता है छोटा और अ होता है बड़का, ठीक है। समझ रहे हैं? दिखने में समझ रहे हैं? किस 3 जो है छोटा है और 4 जो है बड़ा है। ऊ जो है छोटा है और अ जो है देखने में मतलब बड़ा दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उपस्वर 3 जनवरी, अपस्वर 4 जुलाई। अपस्वर माने ज़्यादा दूरी, उपस्वर माने कम दूरी, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक लिखा हुआ है यहाँ पर साइरस जो होता है चमकीला तारा होता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो होता है सबसे निकट का तारा। अब ये क्या है, तो मालूम है आप लोगों को कि हमारी धरती से सबसे नज़दीक का तारा कौन है? हमारा सूरज है, ठीक है, सबसे नज़दीक का तारा है, क्योंकि इसको भी तारा कहा है। अब कह रहा है कि दूसरा कौन तारा है जो वो भी नज़दीक है धरती से, मतलब लगभग वो नज़दीक है, इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब तीसरा कह रहा है कि कौन ऐसा तारा जो बहुत ज़्यादा चमकते रहता है, टमटमाते रहता है कस के, तो उसका नाम है साइरस। याद रखने का, चमकीला तारा साइरस, और नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और सबसे नज़दीक का तो सूरज हमारा, ठीक है, याद रखिए। ये हो गया हमारा सौर मंडल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। अब आगे जो है जैसे सौर कलंक लिखा हुआ, ये चीज़ें को धीरे धीरे देखा जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे इसको स्टॉप किया जाता है। आपका वीडियो कैसे लग रहा है और खान सर का जो नोट्स है वो कैसा लग रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो खान सर का हैंड राइटिंग नोट्स है ये कैसा लगा नोट्स। और जहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लिए लोग, इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे लोग खगोल विज्ञान, उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव सेशन क्वेश्चन लगा लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव लगा लिया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो टॉपिक है बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ चीज़ें नया जानना होगा, नया समझना होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दूसरे किसी के नाम से, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।